हेलो 12th क्लास। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। बड़ा अच्छा चैप्टर है पहलवान की ढोलक, जिसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु जी। ये पाठ जो है आपकी बुक आरोह से लिया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बेटा पहला पॉइंट बहुत ध्यान से देखिए, गांव की विभीषिका का वर्णन। यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इस बार आया है 2024-25 में कि लेखक ने वहाँ की विभीषिका का वर्णन किस प्रकार किया है। भयानक था उस गांव को में, कितना भयानक उस समय था, वातावरण भयानक था, वहाँ के लोग कितने डरे हुए थे, क्या कारण था, वो सब मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जाड़े के दिन, अमावस्या की रात ठंडी और काली। देखिए रात बिल्कुल काली थी। मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव एक डरे हुए शिशु के समान थरथर कांप रहा था। ठीक है, पुरानी उजड़ी बांस की घास की जो झोंपड़ियां थी उनमें अंधकार था, सन्नाटा था, बिल्कुल शांति। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। उस गांव में रोशनी करने के लिए आकाश में टिमटिमाते हुए तारों में से अगर किसी तारे ने हिम्मत दिखाई, उसने चाहा कि मैं आसमान से टूटकर इस गांव में जाऊं, रोशनी करूं, लेकिन उस तारे की शक्ति भी बीच रास्ते में ही शेष हो जाती और ऐसा लगता बाकी तारे उसकी असफलता पर मुस्कुरा रहे हों। शियारों का, गीदड़ जो थे, उनका क्रंदन, उनका चिल्लाना, रोना, उल्लू की डरावनी आवाज़ें, पेचक शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है उल्लू के लिए, तो उल्लू की डरावनी आवाज़ें उस गांव में सुनाई दे रही थी। लोगों की अगर थोड़ी बहुत आवाज़ सुनाई देती, हरे राम, हे भगवान, इस तरह की एक दो आवाज़ें कभी सुनाई देती, या फिर बच्चे, जो छोटे बच्चे थे जो इस बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो अपने निर्बल कंठों से कभी कभी माँ कहकर पुकार कर रो पड़ते थे। बस इतनी ही आवाज़ें इस गांव में सुनाई देती थी। कुत्ते जो हैं, कुत्तों को माना जाता है वो परिस्थितियों को ताड़ लेते हैं, पहचान लेते हैं। तो कुत्ते जो होते हैं उनमें विशेष बुद्धि होती है परिस्थितियों को पहचानने की। दिन भर वो राख के ढेर में पड़े रहते, सिकुड़ कर गठरी के समान, और रात को संध्या होते ही वो रोने लगते। पूरी रात कुत्ते रो रहे हैं। अब आप देख लीजिए, इन शब्दों से ही पता लगता है लेखक ने कितने अच्छे शब्द चुने हैं उस भयानक रात का वर्णन करने के लिए। रात्रि में अगर इस शांति को भंग करती, ठीक है, इस विभीषिका को, इस भीषणता को अगर ललकारती, तो वो सिर्फ एक चीज़ थी, पहलवान की ढोलक। पहलवान लुट्टन सिंह, जो संध्या से शुरू होकर सुबह होने तक अपनी ढोलक बजाते थे। ठीक है, बस एक ही आवाज़ सुनाई देती थी पूरे गांव में, चट्टा गिरदा, चट्टा गिरदा, चटाक चटता, चटाक चटता, इस तरह की आवाज़ें ढोल की सुनाई देती थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ढोल की आवाज़ मृत गांव के लिए संजीवनी शक्ति। ठीक है, संजीवनी शक्ति आपने रामायण में सुना होगा, ठीक है, जिसके द्वारा लक्ष्मण को जीवित किया गया होगा। तो किस प्रकार ढोलक की आवाज़ उस गांव के लोगों के लिए संजीवनी शक्ति बनती। जो गांव के लोग हताश, निराश हो चुके थे, जो आधा गांव खाली हो चुका था, बीमारी के कारण लोग मर रहे थे, उनमें उनको पता नहीं था सुबह किस घर में किसकी मृत्यु का समाचार सुनाई देगा। ठीक है, जिनके अंदर रोने तक की शक्ति नहीं बची थी, वो ढोलक की आवाज़ सुनकर उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता। इस बीमारी से लड़ने की, इस परिस्थिति से लड़ने की एक नई हिम्मत उनके अंदर आती। ठीक है, इसलिए संजीवनी शक्ति के समान ढोलक की आवाज़ को माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटे, लुट्टन का पहलवान बनना। अब लुट्टन पहलवान के बारे में ही ये पाठ है, उनकी ढोलक के बारे में ये पाठ है। तो वो पहलवान कैसे बना? देखिए, लुट्टन सिंह जो था, उसका मानना था कि उसको होल इंडिया जानता है, होल इंडिया, पूरा भारत जानता है, जबकि उसके लिए पूरे भारत की सीमा
उसके ज़िले के बराबर थी, उसको पूरा ज़िला जानता था, तो उसको लगता था कि मुझे होल इंडिया जानता है। तो अब हम बात करते हैं उसके बचपन के बारे में कि वो पहलवान बना कैसे। देखिए, लुट्टन पहलवान के माता पिता की मृत्यु 9 वर्ष की उम्र में हो गई थी, लेकिन सौभाग्यवश उसकी शादी हो चुकी थी। पहले कम उम्र में ही शादी कर दिया करते थे। तो उसकी जो विधवा सास थी, उसने उसको पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन से ही वह गायें चराता था, धारोष्ण दूध पीता था। धारोष्ण का मतलब ताज़ा निकला हुआ दूध, ठीक है। कसरत किया करता था, ठीक। उसके बाद नियमित कसरत करने के कारण और लगातार दूध घी पीते रहने के कारण किशोरावस्था में उसकी सीने और बाहों को जैसे एक ताकत मिल गई हो। उसने अपने शरीर को मांसल और सुडौल बना लिया, ठीक। जवानी में कदम रखते ही वह गांव का सबसे अच्छा पहलवान माना जाने लगा। लोग उससे डरने लगे। अपने दोनों हाथों को 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर वह चलने लगा, पहलवानों की भांति चलने लगा। अब यहाँ पर बताते हैं कि वो पहलवान क्यों बना। उसका पहलवान बनने का ये कारण था, देखिए, अनाथ तो था ही, विधवा सास ने उसको पाला, लेकिन समस्या क्या थी, लोग ना उसकी विधवा सास को परेशान करते थे। अब शुरू से ही उसने देखा कि लोग परेशान करते हैं, तो लोगों को डराने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए उसने अपने शरीर को मजबूत बनाया और वो पहलवान बन गया। नेक्स्ट देखिए, चांद सिंह से मुकाबला। चांद सिंह, ये उसका पहला मुकाबला था बेटा चांद सिंह से। एक बार दंगल देखने श्यामनगर मेला गया वो। मेले में जाने के बाद उसने देखा पहलवानों की कुश्ती चल रही है, और वो कुश्ती देखकर उससे रुका नहीं गया, क्योंकि जवानी की मस्ती थी और ढोल की ललकारती आवाज़ ने जैसे उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी थी, ठीक है। और उसने चांद सिंह को चुनौती दी। चांद सिंह जो कि पंजाब से आया हुआ एक पहलवान था, श्यामनगर मेले में आया था, और उसमें जितने भी पहलवान वहाँ पर उससे कुश्ती करने आए, उसने लगभग सबको वहाँ पर हरा दिया था। तब उसको वहाँ पर मेले में एक टाइटल दिया था, शेर का बच्चा, ठीक है। चांद सिंह को शेर के बच्चे के नाम से उस मेले में जाना जा रहा था। अब शेर का बच्चा चूँकि सबको हरा चुका था और वो इधर उधर दहाड़ता फिर रहा था। श्यामनगर के जो राजा थे, उनको दंगल बहुत पसंद था। वो भी मेले में थे, शिकार प्रिय थे, वृद्ध थे, बुजुर्ग हो चुके थे। तो वो क्या कर रहे थे, राज पहलवान बनाने की घोषणा करने वाले थे चांद सिंह को। वो उसको राज पहलवान बनाना चाहते थे, क्योंकि उस शेर के बच्चे को कोई चुनौती देने वाला नहीं था वहाँ पर। तुरंत वहाँ पर कौन आते हैं, लुट्टन आता है, और वो मुस्कुराकर चांद सिंह से पहलवानी कुश्ती करने के लिए कहता है। शांत दर्शकों की भीड़, सब दर्शक शांत हो गए कि चांद सिंह को कोई चुनौती नहीं दे पा रहा है, लेकिन लुट्टन पहलवान उसको चुनौती दे रहा है। लोग चिल्लाने लगे, पागल है पागल, मारा जाएगा। लेकिन लुट्टन जरा सा भी नहीं घबराया और उसने उसको चुनौती दे डाली। अब उनका जो दंगल था शुरू होने से पहले राजा ने उसको बुलाया और उसको समझाया, 10 रुपये का नोट दिया और कहा, जाओ मेला देख कर आओ, तुम्हारे बस की चांद सिंह को हराना नहीं है। लेकिन लुट्टन नहीं मानता और वो कहता है, हुक्म हो सरकार, सरकार मुझे हुक्म दीजिए। तो जो मैनेजर सिपाही वगैरह थे राजा के, उन्होंने भी उसे धमकाया, डराया, देह में गोश्त नहीं है और चला है शेर के बच्चे से लड़ने के लिए। अब देखिए, जो वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई थी, जनता इकट्ठी हो गई थी, उन्होंने क्या कहा, लड़ने दो, इसको लड़ने दिया जाए। लड़ने के लिए लुट्टन सिंह तैयार, कुश्ती शुरू हो गई। लेकिन पहली ही बार में चांद सिंह ने उसको बुरी तरीके से दबोच लिया, लेकिन अपनी ताकत से वो निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। लुट्टन सिंह नहीं निकल पा रहा था। तभी ढोल की आवाज़, ढक दीना ढक दीना ढक दीना,
अर्थात वाह पट्टे, ठीक है। चट्टा गिड्डा उसको सुनाई दे रही थी, उठा पटक दे। तो वो ढोल की आवाज़ ना उसको प्रोत्साहित कर रही थी लड़ने के लिए। उस ढोल की आवाज़ ने उसको इतना प्रोत्साहित किया। हालांकि जो पब्लिक थी वो अभी तक चांद सिंह ही चिल्ला रही थी, लेकिन वह केवल ढोल की आवाज़ सुन रहा था और उसने तुरंत अपने आप को चांद सिंह की पकड़ से मुक्ति दिलवा ली। अब चांद सिंह को इस बात अब यहाँ पर लुट्टन की ताकत का अंदाज़ा हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ढोल को गुरु मानना। अब यहाँ पर अपना गुरु किसने मान लिया? लुट्टन सिंह ने ढोल को, क्योंकि वहाँ पर इतनी पब्लिक के बीच में एक गुरु जो होता है वो अपने स्टूडेंट को हमेशा आगे रखना चाहता है, हर मुसीबत से निकालना चाहता है, उसकी हर समस्या को हल करना चाहता है। वो चाहता है उसका स्टूडेंट हमेशा आगे रहे, जीते, हमेशा तरक्की करे। तो वो प्रोत्साहन उसे कहाँ से मिल रहा था? ढोल से। तो उसने ढोल को गुरु मानना शुरू कर दिया। जैसे ही कुश्ती चलती रही, ढोल की प्रोत्साहन भरी आवाज़, चट गिड़दा, इसका मतलब है मत डरना, मत डरना। तो वो उसको प्रोत्साहन देती रही और एक समय ऐसा आया, उसने चित्त कर दिया किसको? शेर सिंह को, ठीक है, शेर के बच्चे को, चांद सिंह को चित्त कर दिया। अब देखिए, जब उसने चांद सिंह को चित्त कर दिया तो अब किसको बनाना था? राज पहलवान लुट्टन सिंह को बनाना था। लेकिन जो मैनेजर वगैरह थे उन्होंने राजा को भड़काने की कोशिश की कि ये निम्न जाति का है। देखिए यहाँ पर जाति प्रथा को भी लेकर एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि ये निम्न जाति का है और इसको हम उच्च पद यहाँ पर दे नहीं सकते। लेकिन राजा जो थे वो अपनी प्रजा का पूरा ध्यान वहाँ पर रखते थे, उन्होंने उसको ही राज पहलवान बना दिया। नेक्स्ट देखिए बेटा, राजभवन से निकाला जाना। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जब वो राज पहलवान बना, लुट्टन सिंह राज पहलवान बना, तो उसके अलग ही ठाठ थे। वो अपने आप, वो होता ना कि एक बंधन में बन जाते हैं, वो अपने आप कहीं कुश्ती में नहीं जा सकता था। जहाँ पर राजा ने कहा वो वहीं पर कुश्ती के लिए जाते थे, ठीक है। पौष्टिक भोजन मिलने लगा, कसरत करने के लिए नई चीज़ें उसे मिलने लगी, सब कुछ उसको उपलब्ध था वहाँ पर। अगर वो मेले में कहीं इधर उधर दुकान में बाज़ार की तरफ कहीं भी निकलता तो लोग उसे खाने के लिए कहते कि 1-2 रसगुल्ला खा लो लुट्टन सिंह। 2 सेर रसगुल्ले अपने उदरस्त करके यानी पेट में डालकर ही वो वहाँ से उठता। पूरे बाज़ार में मदमस्त हाथी की तरह चलता, चारों तरफ चर्चा होती, वो आ रहा है लुट्टन सिंह। समय बीतता गया, उसके 2 लड़के थे। इस जो कुश्ती थी, इस कुश्ती को हुए 15 साल हो गए थे, उसको राज पहलवान बने हुए। अब क्या होता है, राजभवन से उसको निकाला जाता है। उसका कारण क्या है? वो अपने जो लड़कों को भी राज पहलवान बनाना चाहता था, उनको जो है एक तरह से अभ्यस्त कर रहा था, ट्रेनिंग दे रहा था। तो ढोल की, और उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि ढोल को अपना गुरु मानो। लेकिन क्या हुआ, जो राजा थे श्यामनगर के, उनकी मृत्यु हो गई। उनका जो बेटा था वो विदेश में पढ़ता था। जब वह वापस आया तो उसने इन पहलवानों का खर्च सुना, और वैसे भी उसको पहलवानी कुश्ती में कोई रुचि नहीं थी। उसकी रुचि कहीं में थी, घोड़ों की रेस में पैसा लगाने की। तो इस कारण उसको वहाँ से निकाल दिया। देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कुश्ती जैसा खेल है, बहुत से खेल हैं जो अब गायब से ही हो गए हैं। उनके कारण क्या है? तकनीकी का समय है, फ़ोन है, मोबाइल है, टीवी है, तो लोग इतना ध्यान नहीं देते खेलों की तरफ को, शारीरिक परिश्रम नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं ये खेल खो गए हैं। और ना ही ऐसे राजा महाराजा रहे जो इन खेलों के शौकीन थे, इन खेलों को बढ़ावा देते थे। अगला देखिए, गांव में, अब राजभवन में से निकाल दिया गया, गांव में महामारी और पहलवान के पुत्रों की मृत्यु। अब जब गांव में वह पहुंचा तो पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। वहाँ के जो लड़के थे उनको वह पहलवानी सिखाने लगा, और गांव के लड़के ही उसको थोड़ा बहुत अनाज दाल वगैरह दे देते, जिससे उसका गुजारा चलता था। लेकिन जैसे जैसे बीमारी फैली,
बच्चे आने कम हो गए। तो उस समय क्या करते, जो पहलवान था और पहलवान के लड़के तीनों ही उस गांव में ढोल बजाते रात को लोगों को ऊर्जा देने के लिए। कुछ समय बाद क्या हुआ, पहलवान के दोनों बेटे जो कि इस बीमारी की चपेट में आ गए, मलेरिया और हैजा की, एक दिन क्रूर काल के चपेट में पहलवान के दोनों बेटे भी आ गए। दोनों ने कहा था, दोनों ने छटपटाते हुए जब उनकी मृत्यु हो रही थी, दोनों ने कहा था कि बाबा उठा पटक दे वाला ताल बजाओ। चटक चटता चटाक चटता सारी रात पहलवान ढोल पीटता रहा और बीच बीच में पहलवानों की भाषा में अपने बच्चों को उत्साहित करता रहा, मारो बहादुर मारो। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर पड़े हैं, दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद दी थी। तब पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की और अपने बच्चों के लिए कहा, दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद जो श्यामनगर के राजा थे, उनकी दी हुई रेशमी जांघिया पहनी थी और सारे शरीर पर मिट्टी मली और दोनों बच्चों को कंधे पे लाद कर नदी में बहा कर आया। कितनी की हिम्मत टूट जाती है जवान बच्चों के मरने के बाद, लेकिन पहलवान ने हिम्मत नहीं छोड़ी, उसको पूरे गांव को हिम्मत देनी थी। ठीक है, फिर वो अकेला ही रात में ढोल बजाता रहा और एक दिन लोगों ने देखा, जो थोड़े बहुत लोग उस गांव में बचे हुए थे, कि रात में ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई दी। पहलवान के कुछ दिलेर जो शिष्य थे, उन्होंने जाकर देखा लाश चित पड़ी थी। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा कि गुरुजी ने कहा था कि मैं मर जाऊं तो मुझे चित्त नहीं पेट के बल सुनाना, मैं ज़िंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ, और जब मेरा अंतिम संस्कार किया जाए तो ढोल जरूर बजाना। तो देखिए, अंतिम जीवन के अंतिम समय तक भी वो अपने गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा रखते रहे और पहलवान की ये अंतिम इच्छा थी, तो उनके शिष्यों ने उसको पूरा किया। तो ये था आज का चैप्टर। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो गई है, बट चैप्टर आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।